Good morning and Jai Hind students. Welcome on the blue day of the week. Today, whatever we have studied in our last class or in our last video, we are moving ahead from that. The video is dedicated to class 10th guys. Now see the chapter which we were studying, second chapter, acid, base and salt. We have studied the classification of acid on the number of hydrogen atoms. Accordingly, you have seen there are three kind of acids: monobasic acid, HCl, dibasic acid, H2SO4, and tribasic acid, H3PO4. Now this is the time to study properties of acids. आज हम अपने अध्ययन में एसिड की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टी होती है केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां एक बात जानना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच का डिफरेंस क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज केवल केमिकल रिएक्शन है। इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी स्टडी only chemical reactions, only chemical reactions. This is what we study in chemical properties. अगर कोई केमिस्ट्री जानता है तो क्या वास्तव में वो जानता है, कहां से उसकी पहचान होती है। अगर वो सारे रिएक्शंस को जानता है, मॉलिक्यूल की पूरी अंडरस्टैंडिंग उसके पास है, तो हम मानते हैं कि व्यक्ति को केमिस्ट्री आता है। इसलिए जो केमिस्ट्री है उसे बहुत गहरे में मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री ही कहा जाता है। अब इस बात को इंगित करते हुए मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री presents the molecular logic of life. Molecular logic of life. केमिस्ट्री में महारत हासिल करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जितने रिएक्शन है उसकी लॉजिक हमको मालूम होनी चाहिए। रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं, वो रटने से पूरी जिंदगी बीत जाएगी, केमिस्ट्री के नाम पर कुछ नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग के साथ मॉलिक्यूल डिफरेंट सब्सटेंस के साथ कैसा बिहेव करेगा, किस तरह का रिएक्शन रहेगा और उस रिएक्शन के होने के पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इन्हीं बातों को जानना केमिस्ट्री को जानना होता है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां आएगी कि एसिड्स आर sour in taste। जो भी पदार्थ खट्टा, कोई भी पदार्थ दुनिया में अगर वो खट्टा है तो उसमें एसिड है, सीधा सवाल। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर। एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है। अब इसके सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है? मान लीजिए ये सवाल बनता है, स्टेट द रीजन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड इन वाटर। स्टेट द रीजन ऑफ solubility of acid in water। इसका वाटर के साथ केमिकल इंटरेक्शन, वो किस तरह का केमिकल इंटरेक्शन है? एसिड वाटर में आयनाइज होगा, जैसा कि पीछे आपने देखा होगा Cl प्लस H2। अगर हम इसे मीडियम के रूप में ही ट्रीट करते हैं, रिएक्शन का पार्ट इसे नहीं बनाते हैं, तो क्या मिलेगा यहां हमको? H प्लस प्लस Cl माइनस, ये आपको मिलेगा। इस रूप में अगर हम H2SO4 के साथ
आयनाइजेशन देखते हैं या सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करते हैं तो क्या मिलेगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस ये आयन मिलेगा। अगर हम H3O4 के साथ इस आयनाइजेशन को देखते हैं या पानी में घुलाते हैं तो क्या होता है 3H प्लस प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस। अब यहां जैसा कि आपको पढ़ाया गया है इस पार्ट को ऊपर देखिए H3PO4 प्लस H2O ये सिर्फ मीडियम के रूप में हम यूज कर रहे हैं। ये बनाएगा 3H प्लस प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस। जैसा कि कॉन्सेप्ट आपको एसिड को दिया गया, क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट दिया गया कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एटम के ऊपर में एसिड का क्लासिफिकेशन चलता है। तो ये कौन सा एसिड होगा? क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए ये मोनो बेसिक एसिड है। मोनो बेसिक एसिड है। यहां दो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है 2H प्लस का आयन बन रहा है इसलिए ये डाई बेसिक एसिड है। और तीसरा जो यहां हम देखते हैं इसमें 3 हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए ये ट्राई बेसिक एसिड है। ट्राई बेसिक एसिड है। ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये परीक्षा में पूछा जाता है कि डाई बेसिक एसिड का कोई एग्जांपल लिखिए, ट्राई बेसिक एसिड का कोई एग्जांपल लिखिए। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि H प्लस आयन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं हो सकता। ये एक छोटी सी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। H प्लस आयन सॉल्यूशन में नहीं हो सकता है। मैं पीछे पढ़ाया हूं, पुनः इसे आपके सामने समझाया जा रहा है कि H प्लस आयन सॉल्यूशन में क्यों नहीं हो सकता है। तो H प्लस आयन क्या है? एक न्यूक्लियर पार्टिकल है। न्यूक्लियर पार्टिकल है और न्यूक्लियर पार्टिकल में ये है क्या वास्तव में? ये प्रोटॉन है। और किसी भी प्रोटॉन का जो पोलराइजिंग कैपेसिटी होता है तो P की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं Q/R, ये P पोलराइजिंग कैपेसिटी है, पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन है, पावर ऑफ आयन है। Q चार्ज है और R क्या है? R रेडियस ऑफ चार्ज है, रेडियस ऑफ चार्ज है। तो ऐसे कंडीशन में प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा? नियरली 0 होगा। इसलिए हम यहां लिखते हैं कि P=+1 डिवाइडेड बाई व्हाट? 0। तो पोलराइजिंग कैपेसिटी इसकी इनफाइनाइट हो रही है। तो पोलराइजिंग कैपेसिटी इनफाइनाइट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इस आयन को खड़ा होने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। सो H प्लस आयन नीड्स इनफाइनाइट एनर्जी, नीड्स वेरी हाई एनर्जी टू एग्जिस्ट, very high energy to exist, और ये एनर्जी किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड के पास नहीं हो सकता है। इसलिए H प्लस आयन एग्जिस्ट किस रूप में करता है? तो जैसे ही H प्लस आयन बनता है, यहां देखिए ये H2O है और ये H प्लस है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां से जुड़ के अपना बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा आपको H3O प्लस, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो फिनोमेना है इसे ढंग से समझना है। तो पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबल होने का क्या वजह है? वाटर में सॉल्युबल होने का वजह सिंपल है कि ये पानी के साथ केमिकल इंटरेक्शन करता है और इस केमिकल इंटरेक्शन में ये आयनाइज हो जाता है, इसलिए सॉर इन टेस्ट पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी थी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि क्या इसकी तीसरी प्रॉपर्टी एसिड की होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज के दायरे में। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ही क्लियर है, आपने देखा हो, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर, इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड,
इंटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है। आपने लिटमस पेपर लैब में देखा होगा, ब्लू और रेड लिटमस पेपर लैब में होते हैं। एक छोटा सा संस्मरण है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जिन दिनों मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, प्रैक्टिकल में टीचर के साथ हम लोग गए और वहां ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर के साथ होने वाले एसिड बेस के प्रयोग को देखा। मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि ये ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर बनता कैसे। ये सवाल हमने पूछा अपने शिक्षक से और शिक्षक ने जवाब नहीं दिया, वरन क्या किया, लैब से बाहर निकाल दिया। मुझे अपना दर्द याद है, इसलिए बिना पूछे आपके मैं ये बताता हूँ कि लिटमस पेपर बनता कैसे। हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल हो कि लिटमस पेपर बनता कैसे। तो लाइकेन फैमिली, लाइकेन एक पौधा है जो आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में होता है, माउंटेनियस रीजन में लाइकेन एक पौधा होता है। इसकी कई वैरायटियां, कई स्पेसीज हैं। इन स्पेसीज में दो स्पेसीज से एक लाइकेन की स्पेसीज है जिसको अगर स्पिल किया जाए, स्पिलिंग की जाए इसकी, तो स्पिलिंग करने से ब्लू लिक्विड पैदा होता है, ब्लू लिक्विड निकलता है। और लाइकेन की दूसरी वैरायटी है, दूसरा स्पेसीज है, जब आप इसको स्पिल करेंगे तो स्पिल करने पर रेड लिक्विड मिलता है। अब लिटमस पेपर बनता कैसे है, तो ब्लॉटिंग पेपर को काट लिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। काटने के बाद ब्लू लिटमस पेपर ब्लू लिक्विड में उसको डुबोते हैं और इसे रेड लिक्विड में डुबोते हैं। डुबोने के बाद इसे धूप में सुखा करके बंडलिंग कर दी जाती है। इस प्रकार से ब्लू और रेड लिटमस पेपर बनते हैं। ये सवाल आपके जहन में आ सकता था, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया, क्योंकि ये सवाल जब मैं पढ़ता था तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया था। तो यहाँ हमने ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड में बदल दे, वो क्या है, वो एसिड है। अब एसिड के स्ट्रेंथ का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे, कैसे जानेंगे कि कोई एसिड स्ट्रांग है, कोई नहीं स्ट्रांग है, कम स्ट्रांग है, इसका अंदाजा कैसे मिलेगा। इसका अंदाजा जो है, देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का अंदाजा कैसे लगता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का अंदाजा इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर से लगता है। इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, जितना ज्यादा रेड कलर गहरा होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। जितना कम रेड कलर पैदा होगा उतना ही एसिड क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा। तो अगर ऑरेंज कलर आता हो तो एसिड के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे कि एसिड क्या है, हमारा वीक है। और अगर ब्लड रेड कलर आता हो तो ऐसे कंडीशन में एसिड क्या है, स्ट्रांग है। तो इस प्रकार से एसिड का अंदाजा जो है ब्लू लिटमस पेपर के रेड में चेंज होने पर लगता है। जितनी इंटेंसिटी ऑफ कलर इसमें आए वही उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कलर हल्का है तो एसिड वीक है, कलर मजबूत है तो एसिड क्या है, स्ट्रांग है। अब इस प्रॉपर्टी में हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसके बाद जो अगली बात पढ़नी है वह है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को जानना है। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट समझ विकसित करनी है। तो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे 11th 12th में, आपको पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं उसका क्या अर्थ है। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ रिएक्शन को ही देखते हैं, ये ध्यान में रखिए। केवल रिएक्शन ही केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन ये नॉर्मल दिया था कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर में भी अपना एक रिएक्शन दे रहा था, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसका भी एक रिएक्शन था जो आपको दिखाया गया पीछे। फिर यहां मैं लिख रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर में ये रिएक्शन क्या देगा। सपोजिंगली हमने HCl को उठाया तो HCl H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेकअप करेगा, ये रिएक्शन है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी का भी पार्ट है। अगर हम CH3COOH को लेते हैं जो एसिडिक एसिड है हमारा, जिसे हम लोग विनेगर भी कहते हैं, जब ये टूटता है तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन बनाता है, इसे हम लोग एसीटेट आयन कहते हैं, एसीटेट आयन।
और ये आयन आपका क्लोराइड है, क्लोराइड। अब यहाँ एक बात समझिए कि क्लोराइड और क्लोरीन अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। जैसे Cl अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो ये क्लोरीन कहलाता है, अगर Cl माइनस के फॉर्म में है तो ये क्लोराइड कहलाता है, क्लोराइड कहलाता है, ये क्लोराइड कहलाता है। अगर Cl प्लस के फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सीख लीजिए, जान लीजिए, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ये क्लोरोनियम आयन कहलाता है। तो तीन फॉर्म है Cl के। Cl अगर एटॉमिक फॉर्म में लिखा गया है तो क्लोरीन होगा, माइनस के फॉर्म में लिखा गया है तो क्लोराइड होगा, अगर प्लस के फॉर्म में लिख दिया जाएगा तो क्लोरोनियम आयन ये कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि CH3CH4 को जब आयनाइज करते हैं तो यहाँ एसीटेट आयन बनता है। चूंकि एक ही H+ बाहर जा रहा है इसलिए हम इसे मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। अब यहाँ जो सवाल बनता है बोर्ड की ओर से कई बार कि आप ऑर्गेनिक एसिड को पहचानिए कि ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। ऑर्गेनिक एसिड को पहचानने का एक ही रास्ता है, और रास्ता क्या है, जिस कंपाउंड में वो कोई भी कंपाउंड जिसमें COOH जुड़ा हुआ होगा वही ऑर्गेनिक एसिड होगा, दूसरा कोई ऑर्गेनिक एसिड नहीं हो सकता। अब जैसे मान लिया हमने H2CO3 को लिया, इसमें कार्बन है, कार्बन होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पार्ट इसमें नहीं दिख रहा है, इसे हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक कभी भी नहीं माना जाएगा। तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे आयनाइजेशन में कुछ और ऑर्गेनिक एसिड पर हम लोग काम करते हैं। अब जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का आयनाइजेशन कैसे होगा, तो COOH और COOH यहाँ twice2 होता है, ये क्रिस्टलाइन वाटर का होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर, ये क्रिस्टलाइन वाटर कहलाता है। और इसे एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, ये हाइड्रेटेड एसिड है, हाइड्रेटेड एसिड है। तो कई एसिड हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जब इसका आयनाइजेशन आप कराएंगे तो इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, पार्ट ये काम करेगा। तो आयनाइजेशन में आते हैं COOH और यहाँ COOH। अब ये ऑक्सैलिक एसिड हुआ जो आयनाइज होगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो आयनाइज जब होगा तो यहाँ 2H+ आयन का निर्माण होगा और इस जगह पर COO- और ये COO- बनता है। तो ये जो आयन है इसे हम लोग ऑक्सैलेट आयन कहते हैं, ये ऑक्सैलेट आयन है, ऑक्सैलेट आयन कहलाता है। और 2H+ निकल रहा है इसलिए ये कैसा एसिड होगा, ये एसिड आपका डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, इसलिए कि इसमें कितने आयन आपको मिले, इसमें 2 आयन आपको मिल गए। अब हम आयनेशन में यहां आते हैं HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा, फॉर्मिक एसिड इसलिए पड़ा कि लैटिन में फॉर्मिका एक शब्द है जिससे बना हुआ है, और लैटिन में फॉर्मिका का मतलब क्या होता है, लैटिन में फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। तो लाल चींटी के काटने पर काफी कहें कि दर्द होता है, इरिटेशन होता है। ये इरिटेशन क्यों होता है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। तो ये फॉर्मिक एसिड का जब आयनाइजेशन कराएंगे तो HCOO- आयन बनता है। और ये क्या आपका हाइड्रोजन आयन, ये फॉर्मेट आयन है, फॉर्मेट आयन है। अब चूंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन बाहर जा रहा है इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। तो रिएक्शन में हमें ऑर्गेनिक और ए मिनरल एसिड दोनों का एग्जांपल लिखने की क्षमता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई भी चीज पूछा जा सकता है। तो हमने जो पढ़ा एसिड की एक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन,
चूंकि इसमें रिएक्शन हो रहा है इसलिए केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट में भी आ जाता है। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, यहां सबसे पहले जो केमिस्ट्री का अपना एक विचार है वो यहां खड़ा होगा कि एसिड रिएक्शन एसिड मेटल से रिएक्शन क्यों करता है, ये बड़ा सवाल है। तो व्हाई डज एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हाई डज एसिड रिएक्ट विथ मेटल, रिएक्ट विथ मेटल, एसिड मेटल से रिएक्शन क्यों करता है, ये एक बड़ा सवाल है, इसे हमें समझना है। तो all metals are basic in character, all metals are basic in character, basic in character। क्योंकि सारे मेटल जो हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, इसलिए आपने जब बेस का नाम आपको लिखना होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिखेंगे, KOH आप लिखेंगे, फिर CaOH होल 2 आप लिखेंगे। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मेटल जुड़े हुए हैं, इसलिए मेटल क्या होते हैं, बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं। अब बेसिक कैरेक्टर होने के कारण केमिस्ट्री का एक रूट है, वो जानिए कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। ये एकदम सिंपल रूट है, सॉल्ट आपको बनना है। अगर हम बेस की पूर्णतया बात करते हैं तो यहां जो है सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, लेकिन अगर हम मेटल की बात करेंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, यहां वाटर ना बन के कुछ और बनेगा। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। एसिड मेटल से सिर्फ इसलिए रिएक्शन करता है क्योंकि मेटल बेसिक कैरेक्टर का है, और एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं सिंपली सॉल्ट का उत्पादन होता है, सॉल्ट बनता है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। तो अब इसकी केमिकल लॉजिक को समझने के बाद रिएक्शन पर काम करते हैं। रिएक्शन आगे बढ़ाने के पहले आपको यहां एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा जो आपने पीछे पढ़ा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पीछे आपने डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस को पढ़ा है वहां आपको पढ़ाएगा। याद रखिएगा, एजुकेशन एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। कोई भी एक क्लास स्वतंत्र रूप से किसी लड़के के पास नहीं पहुंचाया जा सकता, उसका जुड़ाव पीछे से। तो केमिकल रिएक्शंस जब हम पढ़ रहे थे वहां सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था। उस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक बात पढ़ी थी कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो होता क्या है। तो पहला शब्द जो हमने पढ़ा था, when metal is more reactive, when metal is more reactive, when metal is more reactive then hydrogen, then it displaces hydrogen gas from the hydro एसिड से वो हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। तो अगर हम लोग सोडियम का रिएक्शन कराते हैं HCl से तो रिएक्शन बड़ी सिंपली फॉरवर्ड होगा, NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, इस रूप में क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम is more reactive, much more reactive than hydrogen। इस रूप में रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक मार्केट में इनो मिलता है जिसको एसिडिटी के इलाज में हम लोग यूज करते हैं। आपको जानना चाहिए कि इनो वास्तव में है क्या। इनो मैग्नीशियम पाउडर है। व्हाट इज इनो? इनो इज अ मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम पाउडर। ये मैग्नीशियम पाउडर को पैकेट में भरा हुआ है। इस पाउडर को जैसे ही आप पानी में गिराओगे तो मैग्नीशियम प्लस H2, यहां भी रिएक्शन पॉसिबल है। H2 आप गिराते हो तो यहां भी रिएक्शन ये हो जाएगा MgOH होल 2 प्लस हाइड्रोजन। ये इनो का केस में दिखा रहा हूं, ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए पानी से भी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। लेकिन मेरा मुद्दा एसिड के साथ है। तो जब हम मैग्नीशियम को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस यहाँ H2 गैस बाहर की ओर निकलेगी।
इस रूप में कई रिएक्शन लिखे जा सकते हैं। जैसे रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जिंक का रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं। तो जब जिंक रिएक्शन करेगा H2SO4 से, तो यहां क्या बनेगा? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां, इसलिए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये होगा। और एसिड और मेटल के रिएक्शन का ये एक पार्ट है। पार्ट नंबर 2 भी हमें जानना है, जो बोर्ड में अक्सर पूछता है। तो पार्ट 2 क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये एग्जाम में अक्सर सेट किया जाता है। तो इस कंडीशन में हम वो पढ़ते हैं कि अगर मेटल कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तब क्या होगा? When metal is less reactive than hydrogen, when metal is less reactive than hydrogen, less reactive than hydrogen, अगर हाइड्रोजन से मेटल कम रिएक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बात क्लियर है, it cannot displace hydrogen, it cannot displace hydrogen, cannot displace hydrogen from hydro acids, from hydro acids, हाइड्रो एसिड से ये कभी भी हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाए। और जो एग्जाम में आता है सवाल को मैं लिख रहा हूं कॉपर प्लस H2SO4, अमूमन ये सवाल बोर्ड में आता है और स्कूल की परीक्षाओं में भी आता है। और अक्सर जो लड़के लिखते हैं वो मैं लिख के दिखा दूं आपको, लड़के लिखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस H2। हमेशा आज तक जिस भी स्कूल में पढ़ाया, अगर क्लास 10th में जाने का मौका मिला, मैंने पढ़ाया, पूरा ध्यान देके पढ़ाया, फिर भी लड़का आंसर में यही लिखता। जबकि ये बात मैं यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके भी समझा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये गलती कम से कम आप नहीं करेंगे। टू err is human, गलती करना आदमी के स्वभाव में है, जैसा कि आप सुनते हैं। याद रखिएगा दूसरी बात, गलती होती है, स्वाभाविक है, लेकिन गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रिपीटिशन ऑफ फॉल्ट, ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप एक बार गलती किए, गलती से सीखिए, दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां देखिए ये प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये गलत प्रोडक्ट बना है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाएगा। तो निकलेगा क्या? तो कॉपर प्लस H2SO4, अगर इस रिएक्शन को कराया जाए, हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएगी, लेकिन सॉल्ट तो ये बनाएगा। सॉल्ट क्यों बनाएगा? क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, सॉल्ट कभी भी बनेगा। आगे क्या होता है? आगे इसमें H2O बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये रिएक्शन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लिया हमने कॉपर प्लस HNO3 का रिएक्शन कराया, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया। जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं हो सकती है, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट आप इसे मानिए, सॉरी क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस बाहर निकलती। तो हमें इस जगह पर, इस रिएक्शन पर अपना ध्यान बना के रखना है, क्योंकि बोर्ड में अधिकांशतः इस जगह पर लड़कों से गलती होती ही होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ मेटल हमने देखा, अब रिएक्शन विथ नॉन मेटल देखते हैं कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल का किस्सा क्या हो सकता है, इसमें केमिस्ट्री क्या है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल का रिएक्शन देखते हैं। आपको मालूम है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल का स्वभाव क्या है, बिहेवियर क्या है। तो नॉन मेटल is acidic in behavior, is acidic in nature, नॉन मेटल का नेचर एसिडिक है। आप किसी भी एसिड का फार्मूला देखिए, उसमें नॉन मेटल लगा हुआ मिलेगा, HCl, ये नॉन मेटल है। फिर H2SO4 में आप जाते हैं, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। HNO3 में आप जाते हैं, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो जितने भी एसिड होते हैं वो सबके सब नॉन मेटल से बने होते हैं। इस आधार पर नॉन मेटल इज एसिडिक इन कैरेक्टर। तो रिएक्शन की बात अगर की जाए कि नॉन मेटल प्लस एसिड, क्या लिखा जाएगा, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नॉन मेटल प्लस एसिड, चूंकि ये एसिडिक इन कैरेक्टर है, ये भी एसिड है, तो एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं, कुछ नहीं बनेगा। और इसलिए यहां हम लोग और लिखते हैं नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। इसलिए रिएक्शन नहीं देगा कि खुद भी एसिडिक बिहेवियर का है और एसिड के साथ ही इसको मिक्स कर रहे हैं, रिएक्शन होने का कोई संभावना नहीं है। अब रिएक्शन विद नॉन मेटल हमने देखा कि रिएक्शन नहीं करे। इस जगह पर एक कंफ्यूजन सा खड़ा हो रहा है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके प्रकार क्या हैं। तो ऑक्साइड 3 टाइप्स के होते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑक्साइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 काइंड्स। ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसलिए इसका नॉर्मली एसिड बेस से कोई रिएक्शन संभव नहीं है इसका। और न्यूट्रल ऑक्साइड में कम से कम कुछ नाम आपको याद होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और न्यूट्रल ऑक्साइड होने के कारण ये पानी से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है H2CO3 ये बनता है। आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो यहां आपको H2SO3 ये बन जाएगा। आप P2O5 को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिड बनेगा H3PO4, इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है। ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस 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 एसिड है। और यहां आप देख रहे हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। चूंकि ये एसिडिक इन कैरेक्टर है, ये तो ऑक्साइड्स लिखे गए हैं, सबके सब एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए पानी में घुल के इन्होंने एसिड का निर्माण किया। लेकिन ये जो है न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं करेगा। अगर हम लोग लिखते हैं CO प्लस H2O, NO प्लस H2O, तो यहां हमारा जवाब क्या होगा? नो रिएक्शन, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि ये न्यूट्रल, इसका कोई एक्शन नहीं हो सकता वाटर, ये कुछ नहीं बनाएगा। तो इस हिसाब से हमने न्यूट्रल ऑक्साइड में 2 ऑक्साइड को जाना। एग्जाम में अक्सर ये पूछा भी जाता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड का कोई नाम लिखिए। उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स होता है, तो एसिडिक ऑक्साइड्स में अगर नाम लिया जाए तो बहुत सारे नाम एसिडिक ऑक्साइड्स में आपको मिलेंगे। लगभग हर नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख सकते हैं, फिर आगे P2O5 लिख सकते हैं, P2O3 लिख सकते हैं। किसी भी ऑक्साइड को आप लिखें, इन दोनों को छोड़ के नॉन मेटल का ऑक्साइड तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तीसरा ऑक्साइड पहुंचता है बेसिक ऑक्साइड। तो तीसरा यहां बेसिक ऑक्साइड आता है। और बेसिक ऑक्साइड जो है किसका ऑक्साइड है? मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड में अब जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया, यहां बस P2O3 लिख दिया, फिर यहां कैल्शियम ऑक्साइड लिखा, इस जगह पर आपने Na2O लिख दिया, K2O लिख दिया, कुछ भी लिखिए, MgO लिख दिया, ये सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स। जब पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा? ये बेस का निर्माण करेंगे। तो CaO प्लस H2O क्या बनेगा? CaOH2, ये आपका बनता है। और यहाँ नाम जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इस नाम को जानना है। इसका कमर्शियल नेम क्विकलाइम होता है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। ये आपका स्लैक्टलाइम है, स्लैक्टलाइम, ये जानना है, एग्जाम में सवाल बनते हैं। इस रूप से मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी में डालिए, ये बेस का निर्माण करेगा, H2 ये बनाएगा MgOH2। इसका व्यापारिक नाम जानना है हमें, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये हमने देखा। तो ये 3 प्रकार के ऑक्साइड्स हमने देखे हैं। ऑक्साइड का एक प्रकार और चौथा प्रकार भी। और 4th टाइप ऑक्साइड्स क्या है इसको देखें। ऑक्साइड्स का 4th टाइप क्या है? 4th टाइप ऑफ ऑक्साइड आपका आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक
टेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वर्ड जो निकला हुआ है एम्फोटेरिक, ये लैटिन वर्ड एम्फी से निकला हुआ है, और एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब बोथ होता है। आपने बायो में पढ़ा होगा एम्फीबियंस, ने पढ़ा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ के लिए एडाप्टेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके हैबिटाट क्या है? इनके हैबिटाट जो है लैंड भी है और प्लस वाटर भी है, ये दोनों जगह रहते हैं, इसलिए इनका नाम हमने एम्फीबियंस रखा। इसी तरीका से और वर्ड्स आपको मिलेंगे, एम्फीडेक्स्ट्रस, एम्फीडेक्स्ट्रस, ये अंग्रेजी का वर्ड है। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हो रही है, वर्ड्स को ठीक से आपको समझना है। एम्फीडेक्स्ट्रस उस लड़के को कहते हैं, उस आदमी को कहते हैं जो दोनों हाथ को बराबर, दोनों हाथ से बराबर काम करता। मैं लेफ्ट राइट हैंड से लिख रहा हूं, कोई परेशानी नहीं हो रही। अगर ये कलम मैं लेफ्ट हैंड में दे दूं तो मैं लिख भी ना पाऊंगा, इसलिए कि मैं एम्फीडेक्स्ट्रस नहीं हूं। एम्फीडेक्स्ट्रस आदमी दोनों ही हाथ से समान स्पीड से काम करता है। दक्षता जो उसकी होती है दोनों हाथ में बराबर होती है। जितने फुटबॉलर्स आप इंटरनेशनल में देखते हैं, इंटरनेशनल टीम में, सब एम्फीडेक्स्ट्रस फुटबॉलर्स हैं, वो दोनों ही पैर से समान शॉट मार सकते हैं। तो ये एम्फी का मतलब मैंने समझाया, एम्फी का मतलब बोथ होता है। और केमिस्ट्री में बोथ से क्या मतलब हो गया? बोथ का मतलब हो गया कि एक ऐसा ऑक्साइड, एम्फीटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होंगे जे एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ये एसिडिक भी होंगे और ये बेसिक भी होंगे, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो कोई ऑक्साइड एसिडिक है, उसकी परीक्षा लैब में कैसे की जाती है? अगर ऑक्साइड, इफ ऑक्साइड इज एसिडिक, ऑक्साइड इज एसिडिक, if oxide is acidic, it will react with base। ये लैब का सीधा एक प्रमाण है। एसिडिक ऑक्साइड अगर है तो बेस से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। अगर if oxide is basic, if oxide is basic, it will react with acid। अगर वो बेसिक नेचर का है तो एसिड से रिएक्शन करेगा। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है क्लास 10th में, इसलिए इसे मैं फिर से वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सेट होता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हमको पढ़ना है वो सिर्फ दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है। एक है Al2O3 और दूसरा ऑक्साइड है ZnO, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक हैं। तो एम्फोटेरिक होने की वजह से ये एसिड से रिएक्शन करेंगे और बेस से रिएक्शन करेंगे। तो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये जो ऑक्साइड है इसका हम बेसिक नेचर चेक करते हैं। तो बेसिक नेचर जब चेक करेंगे तो इसका रिएक्शन एसिड से देना होगा। तो Al2O3 प्लस HCl ये रिएक्शन होगा अगर ये बेसिक है तो, और फिर ZnO अगर ये भी बेसिक है तो एसिड से रिएक्शन देगा। तो यहाँ क्या बनता है उसे हम देखते हैं। यहाँ बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है, और यहाँ बन जाएगा आपको H2O। यहाँ जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ H2O बनेगा। ये रिएक्शन ये प्रूफ करता है कि ये ऑक्साइड एसिडिक बेसिक नेचर का है। लेकिन एसिडिक नेचर का रिएक्शन हमको जानना है। एसिडिक नेचर के लिए रिएक्शन क्या होगा? इसको बेस से रिएक्शन करना होगा। एसिडिक नेचर अगर ये एसिडिक नेचर का है तो ये बेस से रिएक्शन करेगा। तो हम लोग Al2O3 का रिएक्शन बेस NaOH से कराते हैं। अगर ये रिएक्शन करता है तो इसका नेचर एसिडिक प्रूव हो जाएगा और रिएक्शन करके बनाता है NaAlO2, ये कंपाउंड बनता है, प्लस H2O बनता है। ये थोड़ा पटांग दिख रहा होगा आपको, इसका नाम देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये सॉल्ट है, सोडियम मेटा
एल्यूमिनेट, ये सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं, जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन को लेते हैं। जिंक ऑक्साइड NaOH से अगर रिएक्शन करेगा तो ये इसका भी एसिडिक नेचर तय हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा अगर रिएक्शन करता है? Na2, ये बनाएगा Na2ZnO2, ये कंपाउंड बनता है, H2 यहां बनेगा। तो Na2ZnO2 उसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमें ध्यान में रखना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर अपने आप में बड़ा ही टेक्निकल चैप्टर है। इसके बहुत विशिष्ट बातें हैं जो हमको सीखनी है। अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद सवाल हम न बना पाए बोर्ड में एसिड बेस एंड सॉल्ट का। अब आगे इस रिएक्शन को हमने देखा। अगला इसका रिएक्शन एक है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तीसरा रिएक्शन है इसका, जो भी हो, तीसरा चौथा, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ये रिएक्शन। तो एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो उसमें हिसिंग साउंड पैदा होती है। और ये हिसिंग साउंड जो है क्यों पैदा होती है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इसलिए इसमें हिसिंग साउंड पैदा होता है। तो ये एसिड के टेस्ट का एक बड़ा ही शानदार रिएक्शन है। जैसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं NaHCO3, ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में खास बात क्या है कि दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे। बैलेंस करने में संख्याएं अलग यूज होंगी लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। आगे बढ़ते क्या बनाएगा ये? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसके निकलने के कारण हिसिंग साउंड पैदा होती है टेस्ट ट्यूब में। हिसिंग साउंड पैदा होता है टेस्ट ट्यूब में। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जलती हुई क्या कहते हैं स्प्लिंटर को जब टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ले जाता है, उसके माउथ पे ले जाता है तो वो बुझ जाता है। जो ये सिद्ध करता है गैस क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन में आप कोई भी कंपाउंड लेंगे रिएक्शन इसी तर्ज पर होगा, इसमें दूसरा कुछ होने वाला नहीं। तो रिएक्शन सेम काइंड का है। अब एक चीज हम लोग इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं कि एसिड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है हमारे जीवन में, इस एसिड का क्या नॉर्मल रोल है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा स्टोमक जो है, स्टोमक, इस स्टोमक के गैस्ट्रिक वॉल से, गैस्ट्रिक वॉल, इस स्टोमक के गैस्ट्रिक वॉल से एसियल निकलता है, जानते हैं ये एसियल बाहर निकलता है। और इस एसियल का फंक्शन क्या है? इस एसियल का फंक्शन ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने में पहुंच गए हैं गलती से, ऑर्गेनिज्म जो खाने में आए हैं जो हमें बीमारी पैदा कर सकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? ये किल करता है, समाप्त कर देता है। दूसरी बात, ये फूड का मीडियम जो है क्या करता है? फूड मीडियम, फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है, फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है। क्योंकि यहाँ जो एंजाइम्स हैं, व्हाटएवर एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्टोमच, एंजाइम्स जो यहाँ हैं ये सारे एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में ही ये सारे एंजाइम्स काम करते हैं। इसलिए एसियल स्टोमच के गैस्ट्रिक वॉल से बाहर निकलता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई बीमारी नहीं, ये हमारे लिए फायदेमंद है, इसका निकलना ही हमारी सुरक्षा है। लेकिन अगर इसका स्राव ज्यादा होने लगे तो क्या होगा? अगर ये ज्यादा मात्रा में निकलने लगे तो उस समय जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होगा? पेट गैस से भर जाएगा, खट्टी डकार आती है। तो वैसे में जो एसिड ज्यादा निकला है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का हम प्रयास करते हैं। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? बेस हम डालते हैं। इनो जो मार्केट में आपने देखा, जिसकी चर्चा ही मैंने किया, ये मैग्नीशियम पाउडर है जो इनो मिलता है। ये मैग्नीशियम पाउडर है, जब पानी में इसको मिलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसको यूज करने से एसिडिटी कैसे खत्म होती है उसको देखिए।
ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बेस है वो क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड की जो अतिरिक्त मात्रा है उससे रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और आपको H2O बनाएगा। इस प्रकार से जो एसिड है ये कंज्यूम हो जाएगी, कंज्यूम होने के साथ आपकी बीमारी एसिडिटी की समाप्त हो जाएगी। ये एसिडिटी का एक नॉर्मल इलाज है, लेकिन एसिडिटी का परमानेंट इलाज क्या है कि रेनिटिडाइन से जुड़े हुए टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। तो मेन कंपाउंड जो एसिडिटी में यूज होता है, ड्रग में जो मेडिसिन जो यूज होती है, तो मेडिसिन जो बनती है एसिडिटी के लिए उसमें जो कंपाउंड यूज होता है मेन कंपाउंड आपको रेनिटिडाइन है, रेनिटिडाइन है, इसको यूज करके कंपाउंड बनाया जाता है, दवाएं बनती हैं। और इसमें जो दवा आती है आप जानते होंगे सभी, हिस्टेक, एसिलॉक, ये दवाएं हैं, एसिलॉक जिसे हम लोग गैस की दवा कहते हैं। तो ये दवाएं बनती हैं। इन दवाओं की खास बात आप जान जाइए कि विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है ये रेनिटिडाइन कंपाउंड्स, द लार्जेस्ट सेलिंग मेडिसिन, द लार्जेस्ट सेलिंग मेडिसिन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई दवा बिकती है तो रेनिटिडाइन टैबलेट्स बिकते हैं, ये हमने जाना। अब अगर हम फास्ट करते हैं तो इसका असर क्या होगा? मान लीजिए हमने दिन भर उपवास किया, कुछ भी नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया, रात के खाए हुए रह करके हमने दिन भर उपवास किया, तो होगा क्या? जो एसीएल हमारे स्टोमच में निकलेगा वो क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक वॉल्स है उसको काट देगा और उसको काटने के बाद स्टोमच में ब्लड आने लगेगा और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ये बातें इसलिए आपको जाननी है कि बिना खाना खाए ज्यादा देर तक हमें नहीं रहना चाहिए। उपवास भी जो होता है, आज देख रहे हैं रमजान चल रहा है, उसमें उपवास का क्या तरीका है? सुबह लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं। बिना खाए उपवास रखने की विधा किसी भी धर्म में नहीं डाली गई है। क्यों? इसके पीछे का साइंस है। अगर आप पूर्णतः उपवास कर जाएंगे, सुबह कुछ नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली एसीएल के कारण पेप्टिक अल्सर की बीमारी हो जाएगी। तो ये थैंक यू गाइस।